इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप J1 वीज़ा पे आए हैं पोस्ट डॉक रिसर्च के लिए या किसी भी अदर प्रोग्राम में, तो आपको टैक्स कैसे पे करना होता है, टैक्स कितना पे करना होता है, किस तरह का टैक्स पे करना होता है, किसको नहीं पे करना होता है, किस तरह की फेलोशिप पे हमको टैक्स पे करना है, किस पे नहीं पे करना है। या कुछ लोग इंडिया से फेलोशिप लेके आते हैं, कुछ लोग यूएस के गवर्नमेंट की फेलोशिप पे रिसर्च करते हैं। तो डिटेल टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं लीगल पर्सन नहीं हूँ, कोई टैक्स प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसको एज ए लीगल एडवाइस ना ट्रीट करें। ये इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिसको देख के जो लोग भी नए लोग आते हैं उनको टैक्स के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में पता चल जाए और कैसे फाइल करना चाहिए, ये सब पता चल जाए। पहले बात करते हैं कि टैक्स फाइलिंग की डेट क्या होती है एंड कैलेंडर ईयर क्या होता है। टैक्स का हर जगह वेरी करता है। इंडिया में आई थिंक जो कैलेंडर ईयर टैक्स का शुरू होता है वो मार्च से शुरू होता है एंड अगेन मार्च में ख़त्म होता है। तो देखे होंगे कि इंडिया में क्लोजिंग 31 मार्च के आसपास बहुत ज़्यादा क्लोजिंग कराता है। यहाँ पे कैलेंडर ईयर दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। 1 जनवरी से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो आपके जो भी टैक्स के जो फार्म होते हैं वो सब जनवरी के फर्स्ट, सेकेंड से थर्ड वीक के अंदर या जनवरी के मंथ में आ जाता है, और आपको टाइम रहता है टैक्स फाइल करने का 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक आपको टैक्स फाइल करना ही करना है। अगर बाई चांस किसी वजह से आप मिस कर जाते हैं वो डेडलाइन, तो स्पेशल केस में आप फाइल कर सकते हैं, उसके लिए अलग परमिशन लेना पड़ता है, बट स्टिल यू कैन डू इट। अगर आप J1 वीज़ा पे, एक्सचेंज विजिटर वीज़ा पे, पोस्ट डॉक रिसर्च, PhD स्टूडेंट या किसी और प्रोग्राम में आए हैं, तो एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है टैक्स ट्रीटी का। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमें टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स ट्रीटी में हमको 2 साल का बेनिफिट होता है, हम पे करें या नहीं करें, ये कॉमन कन्फ्यूजन होता है। तो पहले समझ लें कि टैक्स ट्रीटी है क्या। टैक्स ट्रीटी ये है कि कोई भी इंडिया से पर्सन एक्सचेंज विजिटर की तरह अगर यूएस में आता है तो वो 2 साल तक फेडरल टैक्स नहीं पे करता है। और तो अगर आप 2 साल से ज़्यादा रहते हैं तो ये 2 साल का भी आपको पे करना पड़ता है। अगर 2 साल से पहले आप चले जाते हैं इंडिया, तो ये 2 साल फेडरल टैक्स जो पे किए हैं वो ले भी सकते हैं या तो नहीं पे कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सपोज दैट एक सिचुएशन आई कि अगर मैं यहाँ पे आया 2020 में मई में, तो मई में जितना पैसा आएगा हम उस पर फेडरल टैक्स नहीं पे करेंगे। फिर 2021 में जितना पैसा आएगा सेकेंड ईयर में, उसमें भी नहीं पे करेंगे। बट अगर हम थर्ड ईयर में रहते हैं तो ये पहले 2 ईयर का भी हमें पे करना पड़ जाएगा। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग 2 साल नहीं पे करते हैं और तीसरे साल रहेंगे तो भी वो पहले 2 साल का नहीं देते हैं। तो हर एक कंट्री के साथ अलग अलग रूल है, थोड़ा सा जानना पड़ता है। तो जो पर्सन 2 साल से पहले चला गया इंडिया, वो फेडरल टैक्स नहीं पे करेगा। जो 2 साल से ज़्यादा यहाँ रहा उसको पिछला भी पे करना पड़ेगा। सो इस बेटर होता है कि आप पे कीजिए। अगर आप 2 साल से पहले इंडिया चले जाते हैं तो इंडिया से भी जाके फाइल करके वो फेडरल टैक्स वापस ले सकते हैं। टाइम लगता है बट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कन्फ्यूजन होता है कि क्या सही है। अगर आपको लगता है कि हमें रहना है 2 साल से ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप टैक्स पे करते रहिए। और एक कन्फ्यूजन आता है कि 2 साल जिस दिन हम ज्वाइन किए हैं उस दिन से 2 साल काउंट होता है। नहीं, कैलेंडर ईयर से काउंट होता है। अगर हमने दिसंबर 1 को ज्वाइन किया तो दिसंबर 31 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो वो 1 महीना ही हमारा 1 साल काउंट हो जाएगा और अगले साल वाला 1 साल काउंट हो जाएगा। तो आपका 2 फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो वो 2 साल का टैक्स ट्रीटी वाला जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई। तो कई बार ये भी अच्छा होता है कि अगर दिसंबर 1 को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप जनवरी 1 को ज्वाइन कर लें, तो आप लंबा टैक्स बचा सकते हैं। उस
टैक्स ट्रीटी में और जीवन का ये अनदर एक रूल है कि फेडरल टैक्स नहीं पे करते हैं, प्लस सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं पे करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर टैक्स नहीं पे करते हैं। सो सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्स दो होता है जो जीवन पे 2 साल तक हमें नहीं पे करना होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, मेडिकेयर क्या है। सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर एक प्लान है जिसमें हम लोग पहले से टैक्स पे करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो उससे हम लोग बेनिफिट लेते हैं। हमारा पूरा हेल्थ केयर फ्री होता है, उसी से लेते हैं। प्लस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोशल सिक्योरिटी से हमें पेंशन की तरह पैसा भी मिलता है। तो वो सब आफ्टर रिटायरमेंट वाले प्लान हैं। तो जीवन पे ये रूल है कि आप फर्स्ट 2 साल उसको नहीं पे करना है, तो और फेडरल टैक्स नहीं पे करना है, बट स्टिल यू हैव टू पे स्टेट टैक्स, सिटी टैक्स, ये सारी चीज़ें पे करना होता है। अगर जो पर्सन 2 साल से ज़्यादा रह रहा है, रहने वाला है, उसको जीवन पे फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सिटी टैक्स तीनों पे करना पड़ेगा। कहीं पे सिटी टैक्स होता है, कहीं पे नहीं होता है, बट स्टेट एंड फेडरल आपको पे करना ही करना है। टाइप्स ऑफ टैक्स थोड़ा सा और बता लेता हूँ। जैसे बताया कि स्टेट टैक्स होता है, फेडरल टैक्स होता है एंड सिटी टैक्स होता है, और एक टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो गया, मेडिकेयर टैक्स हो गया, एंड क्या होता है फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट टैक्स करके है, वो भी एक होता है। तो फेडरल टैक्स क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोग बोलते हैं उसकी तरह यहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, दैट इज कॉल्ड फेडरल टैक्स। स्टेट टैक्स अपना स्टेट की तरह है। सिटी टैक्स कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स आपको बताया, सोशल सिक्योरिटी का में हम लोग फंड डालते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद यूज करते हैं, तो वो जीवन पे 2 साल नहीं पे करना होता है। मेडिकेयर वैसा ही है टैक्स, जो रिटायरमेंट होने के बाद हम हेल्थ केयर का बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कास्ट, वो है, तो वो नहीं पे करना है। और जो तीसरा बताया कि फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट एक नया वो है। तो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर एंड फीका जो बोला फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट वाला जो है, ये जीवन पे हमें 2 साल तक नहीं पे करना पड़ता है, और फीका हमें जीवन पे कभी नहीं पे करना पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसका नहीं रहेगा वो टैक्स फाइल नहीं कर सकता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसका नहीं रहेगा वो टैक्स नहीं फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन और सोशल सिक्योरिटी क्या दोनों एक ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जब एक जनरेट किया जाता है, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो आप टैक्स फाइल कर सकते हैं, बट वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम होता है जो अपने यहाँ इंडिया में आधार अभी आ रहा है, वैसे ही है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी से सब कुछ जुड़ा रहता है। तो अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो टिन नंबर लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या जीवन को सोशल सिक्योरिटी मिलता है या नहीं मिलता है? जीवन वीज़ा पे जितने लोग आते हैं यूएस में, इमीडिएटली उनको 90 डेज़ के अंदर अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना होता है, अदरवाइज उनका पेरोल नहीं चलेगा। तो जो पर्सन है, जॉब कर रहा है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर उसके पास है। अब उसका जो डिपेंडेंट है, कई बार उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं रहता है और वो बनने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हमें इनफ टाइम लेके क्या बोल रहे हैं, सॉरी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना होता है। और एक बार वो नंबर मिल गया तो उनका भी नाम डाल सकते हैं टैक्स में, फाइलिंग में, कि डिपेंडेंट्स का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना क्यों बेनिफिशियल है और क्यों लेते हैं, और एग्जम्पशन क्या होता है। तो सिंपली जैसे अपना इंडिया का रूल है टैक्स का, वैसा ही यहाँ का रूल होता है। थोड़ा सा हम लोग कई बार मिडिल क्लास से या कई बार ऐसी चीज़ों से आते हैं, फर्स्ट जॉब होती है तो टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है, मुझे एकदम नहीं थी। तो एग्जम्पशन ये है कि अगर एक पर्सन है और उसकी सैलरी 50K है तो उसको कितना टैक्स देना है, ये ब्रैकेट फिक्स है। जैसे इंडिया में है कि अभी 6 से 7 लाख के अंडर वाले जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना है, उससे ऊपर वालों को इतना % देना है, तो ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट फिक्स है कि अगर आप 50K कमा रहे हो और सिंगल हो तो कितना % टैक्स लगेगा। 50K ही कमा रहे हो बट एक आपका डिपेंडेंट है जो आपके ही सैलरी के ऊपर है, आपकी सैलरी से उसका भी एक्सपेंसेस चलता है, सपोर्ट करते हैं आप,
तो वो एक एग्जम्पशन हो गया। आपका अगर 2 बच्चे हैं वो अनदर 1-2 एग्जम्पशन हो गया। तो अब आपका क्या होगा कि टैक्स का जो परसेंटेज, अगर सैलरी 85 है पर टैक्स का जो रेट है वो आपके कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसी में अब 4 लोग रह रहे हैं, तो टैक्स का ब्रैकेट चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है कि जब भी हम अपने डिपेंडेंट को बुला रहे हैं, बच्चे को, स्पाउस को, तो उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दें, तो जब टैक्स फाइल आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट, कई लोग बोलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग जॉब में हैं, तो सेपरेट फाइल करना सही है या जॉइंटली फाइल करना सही है। सो ऑलवेज सब लोग रिकमेंड करते हैं कि जॉइंटली फाइल करना बेनिफिशियल होता है, बट कई बार अगर आप 2 स्टेट में हो तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट स्टिल यू कैन फाइल जॉइंटली एंड इफ़ यू वांट यू कैन फाइल सेपरेटली। सो दोनों चीज़ें अलाउड होती है। आप अगर ये देखना चाहो कि किस में आपका बेनिफिट रहेगा, तो मे बी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे टर्बोटेक्स है या चार ब्लॉक है, उस पर ऑनलाइन डाल के भी देख सकते हैं। और जब आप फाइल करने के लिए जाते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं, तब वो लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो पहले जितनी चीज़ें आप करेंगे उसमें डालेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। फाइल नहीं कीजिए एंड में, फाइल जहाँ से करना है वहाँ से कर सकते हैं। हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम रेजिडेंट एलियन हैं, नॉन रेजिडेंट एलियन हैं। तो एक जनरल रूल है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री में 180 डेज, सो 180 डेज से अगर ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ के आप रेजिडेंट हो जाते हैं एज पर टैक्स लॉ। ठीक है, तो आप रेजिडेंट एलियन की तरह फाइल कर सकते हैं। कम दिन रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट एलियन की तरह भी फाइल कर सकते हैं। मैं इसमें भूल गया हूँ, किसी एक में थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट वो तभी अप्लाई करता है जब आप 6 मंथ से कम रहे हों, तो नॉन रेजिडेंट एलियन की तरह फाइल कर सकते हैं। बट मोस्टली आप यहाँ पे आए हैं, जॉब कर रहे हैं और रह के काम कर रहे हैं, 6 मंथ से ज़्यादा है, तो आपको रेजिडेंट एलियन में ही फाइल करना पड़ता है। सो कितना फ़नी लगता है ना कि हम लोग को एलियन बना दिया गया है यहाँ पे। सो अब क्या क्या चीज़ें हम लोग करें कि टैक्स में पैसा बचा सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड नो। और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा गूगल करना चाहिए। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, उससे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से पैसा बचाया जाए। टैक्स के बाद जब आपके पास पैसा आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको आप दिखा के बोल सकते हैं कि ये सारे मनी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो यू कैन गेट सम टैक्स बैक। सो सपोज इन जनरल आपका सैलरी से 25% टैक्स कट गया है, बट स्टिल आप बेबी केयर में बहुत पैसा लगाए हैं, तो बोल सकते हैं कि ये बेबी केयर का पैसा टैक्स फ्री होना चाहिए। हेल्थ केयर में लगाए हैं, उसका बोल सकते हैं कि ये सब फ्री होना चाहिए। बहुत सारे और भी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको भी बोल सकते हैं कि ये सब पे टैक्स फ्री होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक चीज़ का बिल हम लोग को रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें बोली जाती है यहाँ पे। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होता है आइटमाइज्ड डिडक्शन। तो आपको ये दिखाना है कि इन सारी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वही डिडक्शन है, समझ लीजिए। तो क्या क्या तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सो मेनी थिंग। वो हर जगह डिसाइड हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट बोल दी कि अच्छा आपका 25,000 रुपीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सपोज दैट आपका 50,000 है और उस पर बता दिया कि नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 20,000 हो गया, तो अब क्या होगा कि आपने टोटल ईयर में 50,000 कमाया, तो उसमें से क्या करेंगे, 20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स अब 30,000 पे ही लगेगा। उसके हिसाब से ब्रैकेट हो जाएगा, उसके हिसाब से रेट आ जाएगा। तो सपोज दैट कि आपने 25% तो दिया था 50,000 के हिसाब से, बट अब आपका टैक्स लगेगा 30,000 के ऊपर, तो कुछ हमको टैक्स रिटर्न बैक भी मिलता है। आइटमाइज्ड डिडक्शन क्या है? आइटमाइज्ड डिडक्शन सेम है। आप इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको कुछ बताना नहीं होता है, कोई रिसिप्ट नहीं देना होता है। जितना भी जनरल खर्चा है, हुआ है नहीं हुआ डजंट मैटर, आपको इतना % वो गवर्नमेंट बोल देती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में ले लो। बट आइटमाइज्ड डिडक्शन आप चूज करते हो, देन बहुत सारी चीज़ों को आपको बिल देना पड़ता है और प्रूफ देना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग जो J1 वीज़ा पे हैं, रेगुलर हैं, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन चूज करते हैं। जब तक
आइटमाइज चूज कर सकते हो, बट आइटमाइज में आपका जो टोटल अमाउंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन से 5,000 10,000 जब ऊपर जा रहा है तब आइटमाइज डिडक्शन करना फायदेमंद है। बट सपोज दैट आइटमाइज डिडक्शन में आपकी जो बिल है वो 5,000 की है और आइटमाइज फाइल करते हो, तब तो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 5,000 ही मिला, तो आपका लॉस होगा। तो वो चूज करना होता है कि आइटमाइज डिडक्शन लें या स्टैंडर्ड डिडक्शन लें। कुछ चीज़ें होती हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ भी आइटमाइज ले सकते हैं। जैसे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, उसके साथ आप बेबी केयर में जितना पैसा खर्च करते हैं, स्पेशली डे केयर में, वो सारे पैसे पे आप एडिशनल दिखा सकते हैं। तो 20,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, प्लस आप दिखा दो कि साल भर में हमने 15,000 बेबी के उस पर किया, तो आपका टोटल जो डिडक्शन हो गया टैक्स फ्री वो 35,000 चला जाएगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डे केयर के लिए क्या रिसिप्ट होना ज़रूरी है? हाँ, रिसिप्ट होना ज़रूरी है। अगर आप घर में किसी को बेबी सीटर की तरह बुलाए हैं, कोई नॉन पर्सन है, बहुत तो उसका पेरोल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्या उसको भी शो कर सकते हैं? यस, उसको भी आप शो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैंने किसी बेबी सीटर को दिया था। तो उसका एक सिंपल सा फार्म होता है, डाउनलोड कीजिए, नाम लिख दीजिए कि किसका है, बहुत फॉर्मल होता है, और जो पर्सन को पैसा दिए हैं उसको बोल दीजिए कि उस पर साइन कर दे और वो फॉर्म सबमिट कर दीजिए, तो आपको उसका भी मिल जाता है कि हमने ये बेबी सिटिंग में इतना पैसा दिया है। या फिर एक प्रूफ के तौर पे ये भी बोल सकते हैं कि एक चेक दिखा सकते हैं कि हाँ इतना मैंने दिया है, ये चेक का रिकॉर्ड है। तो उस पर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में आपको उतना अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और एक घटाने का तरीका ये होता है कि इन केस अगर आप अपने जगह से दूसरे जगह पे मूव कर गए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसको आप दिखा सकते हैं कि मूविंग एक्सपेंसेस आपका आया है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी मनी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ कर सकते हैं। कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आता है कि मूविंग में क्या हमें स्लिप दिखानी पड़ेगी? ज़रूरी नहीं होता है, मैंने भी फाइल किया, मूविंग में स्लिप दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, बट आप बता दोगे तो डिस्टेंस के हिसाब से, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, ये हो जाता है। तो आप इजीली, जैसे मैं बल्टीमोर से बोस्टन मूव किया तो मैंने 25,000 के आसपास मैंने अपना एक्सपेंस दिखाया था मूविंग का। कितना लगा आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर, बट डेफिनेटली आप दिखा सकते हो और उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, एक बिग बेनिफिट होता है। अनदर, अगर आपका कोई साइड बिजनेस है, ठीक है, जिसका आपकी बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन है या उस पर कोई अर्न किया हुआ है आपने मनी और आपको जो टैक्स फार्म वगैरह मिला है, जैसे मेरे केस में मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत तो पैसा नहीं आता है बट एटलीस्ट मोनेटाइज फॉर्म में है, तो जो भी पैसा मिला है गूगल हमको एक टैक्स फॉर्म भेजती है, तो मीन्स वो ऑफिशियल हमारी बिजनेस हो गई। तो बिजनेस में अगर हमारा कोई लॉस हुआ है तो उसको हम दिखा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है। हम बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदे हैं, कैमरा खरीदे हैं, एक हम उसके लिए ट्रैवल करने गए हैं, ये प्लान किए हैं, किसी को हायर किए हैं काम करने के लिए, तो सारे एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं कि बिजनेस में इतना लॉस हुआ है। सो देयर इज सो मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए और कोई डरने की बात नहीं होती है। जैसे अपनी कंट्री में रहते हैं खुल के वैसे रहिए, और इतने बड़े आप टैक्स डिफाल्टर और इतने बड़े बिलियन डॉलर इधर उधर नहीं कर रहे हैं टैक्स में जो कि आपको कोई पकड़ेगा। आप थोड़ा निडर होकर रहिए। यूएस में आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग डरने लगते हैं और हमारे आसपास वाले बहुत सारे लोग डराते हैं, अरे ये करोगे तो तुम्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, ये करोगे तो H1 वीज़ा नहीं मिलेगा, ये करोगे तो वो नहीं मिलेगा। अरे भाई कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आप लॉ नहीं ब्रेक कर रहे हो, आप टैक्स फाइल कर रहे हो, उसमें 2-4 चीज़ डिडक्शन लेके अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट इलीगल, इससे लीगल चीज़ है। कैन यू बिलीव कि ट्रम्प राष्ट्रपति थे, उनका जब आया था देखे कि वो जीरो टैक्स फाइल किया हुआ था कई ईयर में। कैसे आप बिलियन डॉलर कमा रहे हो और आप टैक्स ही नहीं पे कर रहे हो? दे आर अनदर लूप होल, इधर उधर करके लोग सेव करते हैं। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 100 के कमा रहे हैं और उसमें से टैक्स दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें से बचा लेंगे तो IRS इज़ गोइंग टू लाइक इन्वेस्टिगेट और आपके पीछे FBI आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आई हैव सीन पीपल बहुत स्केर्ड हो जाते हैं, मुझे भी किए थे, बट नथिंग टू वरी। आप कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे हो, टैक्स
पे किए हो और उससे बचाने की कोशिश कर रहे हो, सब लोग करते हैं। क्या हमारा डिपेंडेंट अगर इंडिया में है, स्पाउस, बच्चे, क्या उनके लिए हम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बट आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी होता है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, अगर अपने बच्चों को यहाँ टाइम से नहीं बुला पा रहे हैं तो इंडिया में उनको भेज के यूएस एम्बेसी पे वो टिन नंबर के लिए अप्लाई कराते हैं और वो मिल जाता है। तो इंडिया में ही रहेंगे वो लोग, बट उनके नाम पे आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हैं कि ये 2 लोग मेरे डिपेंडेंट हैं, इंक्लूड करके आप एग्जम्पशन ले सकते हैं टैक्स में। अगर सपोज दैट कि कोई जनवरी में यहाँ आ गया, आपका टैक्स का फॉर्म आ गया है, तो आप अप्लाई कर दो, इंड मोमेंट पे जाके अप्लाई करो। और नहीं आता तक जाके IRS में कॉल करो, सोशल सिक्योरिटी वालों से बात करो कि भाई हमें टैक्स फाइल करना है तो हमें जल्दी से टिन नंबर दे दीजिए। तो अगर मिल जाता है टाइम से तो 15 अप्रैल तक डेट रहती है, फाइल कर लो। क्या 15 अप्रैल के बाद भी ये दिखा सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंट था, उसको फाइल नहीं किए थे, बट आई वांट टू फाइल नाउ, बैक डेट में? थोड़ा प्रोफेशनल से इसके लिए मिलना पड़ेगा, बट आई थिंक देयर मस्ट बी सम रूल। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन रहता है कि हम 2 साल यहाँ पे रहे या 1 साल रहे, हम नवंबर में यहाँ पे हमारी जॉब टर्मिनेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, हम चले गए इंडिया में, जाके हम कैसे टैक्स फाइल करें? आप इंडिया से टैक्स फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, टर्बो टैक्स या जार ब्लॉक, और यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन ऑप्शन, तो आप इंडिया में रह के भी टैक्स फाइल कर सकते हो, टैक्स रिटर्न ले सकते हो। सो इट्स ऑल अलाउड एंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो चेक डिपॉजिट हो जाता है। यूएस के अंदर कोई एक्टिव बैंक अकाउंट रहना चाहिए, उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन एंड कॉमन प्रॉब्लम है कि हर एक यूनिवर्सिटी में जो टैक्स पेरोल वाले जो HR रहते हैं ना, उनको भी पूरे नियम नहीं पता रहता है, तो कई बार वो मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों का सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर काट लेते हैं, ठीक है, 2 साल हमें नहीं पे करना है, बट आपने 2 साल टैक्स दे दिया, तो वो हमें वापस चाहिए, तो कैसे वापस ले सकते हैं? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे बात कीजिए, जाके बार बार बात कीजिए, उनको ला समझाने की कोशिश कीजिए और ला दिखाने की कोशिश कीजिए। IRS की वेबसाइट से प्रिंट आउट ले जाके उनको बताइए कि 2 साल हमें नहीं देना है, आप मत काटो। तो पहले तो वहाँ रोकने की कोशिश कीजिए, बट जो ऑलरेडी आप पे कर दिए हैं उसको भी वापस ले सकते हैं। हमारी वाइफ एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोस्ट डॉक के लिए आई और वहाँ पे वो लोग नहीं मान रहे थे, वो लोग काट लिए, तो उसने 1.5 साल वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर पे किया। फिर बाद में मैंने एप्लीकेशन डाल के सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब लगा के और IRS को भेजा, एंड देन एट द एंड करीब $2,500-3,000 हमको मिला था। तो वो हमें नहीं देना था, $2,500 अच्छा पैसा होता है, आप इंडिया भेज दो तो बहुत कुछ हो जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो जो लोग भी पे किए हैं सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर J1 पे 2 साल, वो हमें पे नहीं करना है। हम 2 साल के बाद रहें या न रहें उससे मतलब नहीं है, बट फर्स्ट 2 ईयर आपको सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर नहीं पे करना है। फेडरल टैक्स पे करना होता है अगर आप 2 साल के बाद रह रहे हैं तो। अगर क्या हुआ, हमने फेडरल टैक्स नहीं पे किया है बट स्टिल 2 साल के बाद रह रहे हैं, IRS बोलेगी तो आप वापस पे कर दीजिएगा, नहीं बोलेगी तो चुपचाप रहिएगा। और कॉमन डरावना क्वेश्चन होता है एंड कन्फ्यूजन होता है कि टैक्स का ग्रीन कार्ड फाइलिंग से क्या रिलेशन है, और लोग इतना डरते हैं कि हम ये करेंगे तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, वो करेंगे तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। हमें भी बताया गया, हम भी फर्स्ट 3 इयर्स प्रोफेशनल से फाइल करवाते थे पैसा दे दे के। तो कोई भी रूल जो है ना, हर एक रूल में आप कोई लूप होल यूज करके आप पैसा बचा रहे हो, दैट्स नॉट इलीगल फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो मैंने जितने रूल्स बताया डिडक्शन का, वो सारी चीज़ें का, वो अलाउड है। सो इस तरह करके प्रॉपर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप टैक्स ही नहीं फाइल किए हैं 2 साल तक, 3 साल तक, एंड देन ग्रीन कार्ड फाइल कर रहे हैं, तो वैसी बिग जो प्रॉब्लम होती है वो आपके हिस्ट्री में आ जाती है। तो इसका ग्रीन कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है, बट कोई फॉल्ट करेंगे मेजर तो आपके हिस्ट्री में रहती है, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई यू हैव डन दिस सो इट्स बेटर टू फाइल इट, बट ग्रीन कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है। बट कोई भी मेजर चीज़ आप करते हो आपकी हिस्ट्री में जैसे आपने कोई आपके ऊपर कोई पुलिस केस हो गया, FIR हो गया, किसी से आपने फाइट किया है, वो चीज़ पुलिस में चली गई है, या फिर थेफ्ट में या किसी भी चीज़ में आपका नाम अगर हिस्ट्री में चला गया है तो वो रहता है
और वो टैक्स ही नहीं, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल एक्टिविटी है या अगेंस्ट द लॉ है, अगर आपका नाम चला गया है, गलती से भी चला गया है, तो भी बैकग्राउंड स्कैन होगा ग्रीन कार्ड के टाइम पे, तो आपका वो पूछा जाएगा और आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, फाइनल डिसीजन क्या हुआ था। तो हालांकि मोस्ट ऑफ द इंडियन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट गलती से कई बार हम लोग ट्रबल में फंस जाते हैं, तो जो कुछ भी हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन रखे रहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। बट इसका टैक्स से, ग्रीन कार्ड से बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। आप टैक्स फाइल कीजिए, अपना टैक्स सिप कीजिए, जो भी है हर साल अपना टैक्स फाइल कीजिए, यू आर गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्पेशल क्वेश्चन आया है मधु स्मिता से, ये न्यूयॉर्क में है शायद। इनका है कि इंडिया से फेलोशिप लेके यूएस आई हैं और वो 2 साल टैक्स उस पर नहीं पे किया है, बट जो फेलोशिप इनको मिली है वो इंडिया गवर्नमेंट से मिली है, तो इस पर टैक्स पे करना है या नहीं करना है? इस पे सॉरी, मेरा तो नॉलेज नहीं है, बट अगर आपकी पोजीशन में मैं रहूँगा तो मैं टैक्स नहीं पे करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की मनी है, टैक्स पे भी करेंगे तो इंडिया में पे करेंगे, यहाँ नहीं पे करेंगे। और दूसरी चीज़, इंडिया में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फेलोशिप जो है टैक्स फ्री है, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। उस पर टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मेरी राय मानो तो। सही है गलत है आई डोंट नो, बट अब मैं नहीं पे करूँगा क्योंकि इंडिया की फेलोशिप है, इंडिया से हमें पैसा मिला है। और जैसे फुल ब्राइट फेलोशिप होती है, बहुत सारी फेलोशिप होती है, आई डोंट नो कि आपको मंथली मिला है या वन अमाउंट मिला है। कई बार होता है कि इंडिया से जो फेलोशिप मिलती है वो वन अमाउंट दे देते हैं, बोलते हैं कि 1 ईयर की फेलोशिप है, इन यू गो एंड रिसर्च। अब वो वन अमाउंट में जोड़ के एज होल देते हैं, कास्ट ऑफ लिविंग, फेलोशिप, जो भी सब कुछ जोड़ के देते हैं। अब उसमें आप 25% में अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता लो, 75% बचा लो, चाहे 100% ख़त्म कर दो, अपना 50% और ख़त्म कर दो, उससे मतलब नहीं है, आपको उतना ही मिलेगा। तो मेरे समझ से पे करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए आपको वरी होने की भी ज़रूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड समवन, अगर इस तरह का कोई केस है तो आई कैन रिस्पॉन्ड, बट एट दिस मोमेंट आई एम नो मच मोर एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। किसी का वैसा सुना नहीं था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट प्लेस कहाँ होता है, कहाँ जाएं टैक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए? फर्स्ट, आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, जिस प्लेस पे काम कर रहे हो, वहाँ की HR आपको सपोर्ट करता है। सारी बड़ी यूनिवर्सिटी में टैक्स फाइलिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। काफ़ी लोग अपना सॉफ्टवेयर भी रखे हैं जिस पे स्टूडेंट्स यूज करके फाइल कर लेते हैं, वो लोग असिस्ट भी करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस होता है कि आप यूनिवर्सिटी में ही बात कीजिए, पोस्ट डॉक्टरल ऑफिस में है, रिसर्च ऑफिस में है, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए, तो वो लोग इमीडिएटली कनेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लेस होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में फाइल करने के लिए बात कीजिए, सबसे बेस्ट प्लेस होता है। क्या आप सेल्फ ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं? यस, इट्स अलाउड। क्या कोई मिस्टेक हो जाएगी? कोई ऐसा मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप फाइल करने जा रहे हैं, जो टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उस टर्म को कॉपी कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा सा समझिए, फिर इंटर कीजिए। तो और नहीं है तो वीडियो देखिए, प्रॉपर वीडियो भी है, तो थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो टेक्स्ट के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन फाइल इट बाय योरसेल्फ। क्या प्रोफेशनल से फाइल करना फ़ायदेमंद है या नहीं है? अनदर क्वेश्चन। प्रोफेशनल को अब जब आप एक्स्ट्रा 150-200 रुपया दे रहे हो, तो वो देखो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ बचा के दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो कुछ नहीं बच रहा है तो कोई मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल से फाइल करेंगे तो कोई सेफ रहेगा या अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डिपेंड करता है। तो मैं अब पहले फाइल किया था प्रोफेशनल से, बट मैं अभी फाइल करता हूँ, तो आप अपने से भी कर सकते हो। HR ब्लॉक और टर्बोटेक्स अनदर ये हैं कि जिनको ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, नहीं है तो उनका ऑफलाइन ऑफिस भी होता है। HR ब्लॉक इज़ वेरी फेमस, वहाँ पे आप जाओ, कुछ पैसा लेते हैं और आपको असिस्ट करते हैं और आपका फाइलिंग कर देते हैं, बट आपको पैसा बचाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने भी इवेल्युएशन करना होता है। आपकी मनी है, आप नहीं केयर करोगे तो दूसरा केयर नहीं करेगा, वो अपनी फी लेके अपनी मनी की केयर कर रहा है। अनदर एक बिग इम्पॉर्टेंस इज कि अगर आपने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है तो क्या उस पर टैक्स फाइल करना है या नहीं करना है, हम दिखाएं या नहीं दिखाएं, आपको वो पैसा टैक्स में दिखाना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आपने डाला है तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, जो आपके प्रॉफिट है या लॉस है उस पर ही लगता है। तो सपोज दैट कि हमने 2020 में 50 स्टॉक लिए, 50,000 का ले लिया,
2021 में हमने कुछ बेचा नहीं और कुछ खरीदा नहीं, ठीक है, तो इस पे हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हमने बेचा बट हमारा लॉस में हो गया तो उसको हम दिखा के ले सकते हैं। बेचा प्रॉफिट हो गया तो उस पे हमें टैक्स पे करना है। और उस पे भी रहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेके साल भर तक रखते हैं, सर्टेन लिमिट है कितने दिन तक रख के उसको फाइल करते हैं, तो उस पर टैक्स रेट जो है नॉर्मल टैक्स रेट रहता है। बट जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं, उस पर जो इनकम होती है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। तो वो सारे रूल्स हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हैं तो यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस स्मॉल टैक्स वाले रूल। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी लोग छोटा मोटा पैसा डाले हैं उसको भी टैक्स में दिखा सकते हैं। लॉस है उसको भी आप दिखा के फाइल कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको फ़ायदा करेगी। आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ छूट गई भी होंगी तो आप क्वेश्चन में कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर कोई गलती मैं बोल दिया हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोला हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन बोलता है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं। कई बार हम बाद में भी अपनी गलती को करेक्ट करते हैं। एज आई सेड, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।